आदाब नाज़रीन, ख़ास मुलाकात में आपका खैर मकदम है। ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ बहुत ही अहम और ख़ास शख्सियत हैं। हिंदुस्तान में जो चंद मुस्लिम कायदीन हैं जो अहमियत के हामिल हैं, उनमें आपका नाम लिया जाता है। आजकल कुछ ख़बरों के हवाले से वो सुर्खियों में भी हैं। आइए हम आज आपकी मुलाकात कराते हैं मोहतरम तारिक अनवर साहब से। तारिक साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है इस खास मुलाकात में। तारिक साहब, 1970 में जब आपने अपने तालिब इल्मी के दौर में जब सियासत में कदम रखा था, तो अगर हम देखें तो एक तकरीबन निस्फ सदी गुजर चुकी है। सही बात। तो इस 50 बरस में आपको सियासत में कुछ बदलाव नज़र आया है और वो जद्दोजहद क्या आज भी जारी है? नहीं, बदलाव तो हुए, ज़माने के साथ साथ तब्दीलियाँ आई हैं। पहले सियासत में उसूल अहम हुआ करता था, विचारधारा इसको हम कहते हैं, आइडियोलॉजी कहते हैं, वो एक अहम रोल होता था उसका। लोग उससे मुतासिर होकर पार्टियां ज्वाइन करते थे या शामिल होते थे। इस मुल्क में 3-4 जो मखसूस किस्म की विचारधारा थी। एक तो कांग्रेस की अपनी एक विचारधारा थी, जो गांधीयन फ़िलासफ़ी को मानने वाले लोग थे, वो कांग्रेस में थे। एक कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग थे जो मार्क्सिज़म में विश्वास करते थे, यकीन करते थे। और फिर एक समाजवादी विचारधारा थे जो लोहिया के ख़यालात के मानने वाले लोग थे। और चौथा था वो जो भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार जिसको हम कहते हैं, जो एक अपने संकुचित विचारधारा को लेकर चल रही है। तो ऐसे कई लोग थे। तो लोग उन विचारधाराओं से या उन ख़यालात से मुतासिर होकर वो सियासत में आते थे। जैसे हम ही लोग जब सियासत में आए तो इंदिरा जी ने जब बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, जो कोयला माइंस थे उसका नेशनलाइजेशन किया, और पीवी पर्स बंद किया, तो उस सब से मुतासिर हुए एकदम। हम लोग उस वक्त स्टूडेंट थे और पढ़ते थे बीएससी में। तो लगा कि एक प्रोग्रेसिव स्टेप उन्होंने उठाया है और मुल्क के नौजवानों को एक लगा कि आने वाले दिनों में इस मुल्क का मुस्तकबिल ताबनाक होगा। हम लोग सब उसमें कांग्रेस मूवमेंट से जुड़े और अपने इस पूरे दौरान में 77 से लेकर 80 तक, फिर 80 के बाद आज तक बहुत सारे उतार और चढ़ाव देखा। 77 में जब आपने इलेक्शन लड़ा था तो शायद वो आप नहीं जीत पाए थे, बिल्कुल। लेकिन 80 में जो है आपने बहुत ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की और आपका नाम जो है कौमी सतह पर भी जाना जाने लगा। आप वैसे बिहार कटिहार से आते हैं, लेकिन कौमी सतह पर आपकी एक पहचान है। मेरे ख्याल से बिहार के बहुत कम रहनुमाओं को वो पहचान मिली है कौमी सतह पर, मुस्लिम रहनुमाओं। मैं अपने आप को खुश नसीब मानता हूँ कि मुझे काफ़ी मौके भी मिले, पार्टी ने मौका दिया। जो हमारे कुछ लीडर थे जिनका उनकी अनायत रही। आप यूथ कांग्रेस के भी लीडर बिल्कुल रहे। हम यूथ कांग्रेस से ही हमारी सियासत शुरू हुई और फिर नेशनल लेवल पे हमको यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया, फिर सेवा दल का प्रेसिडेंट बनाया गया। राजीव जी उस वक्त मुल्क के वज़ीर आज़म थे, उससे पहले इंदिरा जी थी, उनके साथ काम करने का मौका मिला। संजय जी के साथ काम करने का मौका लगा। कई ऐसे लोग थे जिनके साथ बहुत नज़दीक से देखने का और उनसे सीखने का मौका मिला। तो मैं समझता हूँ कि जो एक चीज़ थी उस वक्त, हम लोग जब सियासत में आए थे तो वही जैसा मैंने कहा कि एक आइडियोलॉजी को देख कर आए थे कि कांग्रेस की एक अच्छी आइडियोलॉजी है, सबको लेकर चलने में उनका यकीन है, भरोसा है, और जिसको कह सकते हैं मिडिल पाथ, बीच का रास्ता अपनाने का है, ना बहुत ज़्यादा एक लेफ़्ट ना बहुत ज़्यादा राइट, बीच के रास्ते पर चलने वाली पार्टी थी। तो हम लोगों को अच्छी लगी थी। जैसे बिहार में तारिक साहब मुसलमान बहुत अच्छी पोजीशन में इस तरीके से हैं कि सियासी तौर पर वो बहुत बड़े फैसले करवा सकते हैं, कर सकते हैं। आपको नहीं लगता कि गुज़िश्ता 1-2 दहाई में जो मुसलमानों की वो अहमियत थी वो वोट बैंक के तौर पर तो मौजूद रही, लेकिन
कहीं ना कहीं उनको उसका फ़ायदा नहीं मिला। जितने लोग भी आते गए, जिन्होंने जो समाजी बदलाव की, समाजी इंसाफ की बातें करते रहे, यहाँ तक कि मुस्लिम चीफ मिनिस्टर तक का भी शोर हुआ, लेकिन उसके बाद वो कहीं ना कहीं खो गया। तो क्या मुसलमानों को एक नई क़यादत की वहाँ पे ज़रूरत है आपके लिहाज से? देखिए, मुसलमानों को, मेरा ख़्याल ये है कि मुसलमान इस मुल्क में माइनॉरिटी में है, अक़लियत में है। कोई अलग से अपनी जमायत बनाकर वो चाहेगा कि हम इस मुल्क की सियासत में कोई रोल अदा करें तो मुश्किल है। मुसलमानों के सामने एक ही रास्ता है कि मुल्क की जो सेकुलर पार्टियां हैं उनके साथ मिलकर अपने मसाइल का हल ढूंढे, और ये काम हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी का या संघ परिवार का ये जो प्रोपेगेंडा है कि कांग्रेस ने मुसलमानों का तुष्टीकरण किया, ये बिल्कुल हकीकत से दूर है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वोट बैंक जो है वो मेजॉरिटी का बनता है, माइनॉरिटी का नहीं बनता। इलेक्शन अगर जीतना है तो आपको मेजॉरिटी को खुश करना है, माइनॉरिटी को खुश नहीं करना। लेकिन बीजेपी ने और संघ परिवार ने बहुत होशियारी से कांग्रेस के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया कि ये तो सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, ये मुसलमानों के बारे में सोचती है, मुसलमानों का तुष्टीकरण करती है। और दूसरी तरफ जो मुस्लिम लीडरशिप है वो कहती है कि कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं हमारे लिए। तो कांग्रेस इधर से भी गई और उधर से भी गई। तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों को बहुत संभल के चलने की ज़रूरत है। नहीं, मेरा ताल्लुक़ था कि ये जो इलाक़ाई जमातें हैं जिनको मुसलमानों ने अपना समझ के, जिनके रहनुमाओं को अपना समझ के बहुत जिताया भी, जैसे हमने जनता दल यू को देखा, महागठबंधन का हिस्सा रही, उसके बावजूद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार में चली जाती हैं। तो इस तरह के धोखे क्या मुसलमानों को पहले भी नहीं मिलते रहे हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है कि रीजनल पार्टियां 1967 के बाद निकल कर बढ़ी हैं, क्योंकि अपोजिशन की हुकूमत सबसे पहले 1967 में कई रियासत में आई, और वहाँ से फिर जो रीजनल पार्टियां हैं, इलाकाई पार्टियां हैं, उनकी पैदाइश शुरू हुई और इलाकाई लीडर सब उभर कर आए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो आप ठीक कह रहे हैं कि जो उम्मीदें उनसे लोगों ने वाबस्ता की वो पूरी नहीं हो पा रही। लेकिन आज ये भी एक हकीकत है कि आप इलाकाई पार्टियों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जो कास्ट पॉलिटिक्स करते हैं या कास्ट पर आधारित जो सियासी पार्टियां हैं, आज उनका भी काफ़ी एक तरह से कहा जाए कि फल फूल रही हैं, क्योंकि लोगों की सोच, लोगों की समझ, चाहे वो कोई भी वजह हो, वो एक तरह से संकीर्ण होती जा रही है, यानी अपने में सिमटती जा रही है। जी जी। ये बहुत ख़तरनाक पहलू है हमारे मुल्क की सियासत का, और हम लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसी सियासत ना हो तो बेहतर है। चले नाज़रीन, यहाँ वक्त तक मुख्तसर वक़फ़े का वक्फ़े बाद लौट कर आते हैं और हम तारिक अनवर साहब से जानना चाहेंगे कि मुल्क की सियासत को किस तरफ ले जाने की ज़रूरत है और उनके जहन में क्या ऐसा चल रहा है कि जिससे मुल्क की सियासत वाकई बदल सकती है। लौट कर आते हैं इस मुख्तसर वक्फ़े के बाद। ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं मुसलमानों के एक अहम कायद मोहतरम तारिक अनवर साहब। तारिक अनवर साहब, अभी वक्फ़े में जाने से कबल आपने कहा कि सियासत बहुत संकीर्ण होती जा रही है। हम देखते हैं कि देखिए, जो हमने बात कही इलाकाई पार्टियों की या दीगर की, और मुख्तलिफ़ पार्टियों में ये होता है कि जब तोहफ़े देने की बात होती है या जब कुछ देने की बात होती है तो फिर वो इलाकाई पार्टियां अपने उस कोर कास्ट की तरफ जाती हैं जिससे वो उभरी हुई होती हैं, और जो उनको सपोर्ट करते हैं उनका इतना साथ नहीं होता। तो कहीं ना कहीं हम लोग ठगा सा महसूस करते हैं। तो उसको बदलने के लिए आप लोग क्या कोई एक प्रेशर ग्रुप बना सकते हैं?
उस पार्टी में ही रहते हुए, मैं ये नहीं कह रहा कि एक मुसलमानों की अलग पार्टी हो, वो तो हमेशा नुकसानदेह रहेगी। बिल्कुल नहीं, मेरा ख्याल है देखिए कांग्रेस के कमज़ोर होने से यही नुकसान हुआ है। जो एक नेशनल पार्टी की जो समझदारी होती है या जो सोच होती है वो अलग होती है, जो इलाकाई पार्टी है उसकी सोच अलग होती है। लेकिन क्योंकि हमारे मुल्क में लोग बहुत जज्बाती हैं और बहुत जल्दी कोई उनसे जज्बाती बात की जाए तो मुतासिर हो जाते हैं, और उसी का फ़ायदा बीजेपी उठा रही है। हिंदू मुसलमान कर दिया उन्होंने, और करके वो कोशिश ये बताना चाहते हैं कि मैं हिंदुओं की पार्टी है, बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है और मुसलमानों की पार्टी कांग्रेस है। तो इस तरह से वो एक बहुत ही ख़तरनाक खेल जिसको हम कह रहे हैं इस मुल्क में चल रहा है। क्योंकि हाँ, ये बात साफ़ है, हमारी जो आज़ादी की लड़ाई हुई थी तो गांधी जी ने सभी कौमों को एक साथ जोड़ा था और तभी हम कामयाब हुए थे। और गांधी जी की ही जो आइडियोलॉजी है, जो उनके ख़यालात हैं, उसी पर ये मुल्क चल सकता है। आज हम उनका 50वीं सालगिरह मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और उनकी शख्सियत इतनी बड़ी हो गई, सिर्फ इस मुल्क तक नहीं बल्कि एक पूरी दुनिया भर में उनकी इज़्ज़त की जा रही है। यहाँ तक कि यूएन ने भी उनको तस्लीम किया है। बड़े बड़े लीडर जो दुनिया के रहे हैं उन्होंने उनको तस्लीम किया, उनकी आइडियोलॉजी को तस्लीम किया कि दुनिया के जो मसाइल आज हर जगह जंग के हालात हैं उसका हल भी गांधीज़म में है। गांधी की विचारधारा से ही उसका हल निकाल सकते हैं। तो अब जैसे हमारी जो हालिया हुकूमत है वो गांधी जी को तो बहुत अच्छी तरीके से पेश कर रही है, तो क्या नहीं, मेरा ख्याल है कि सिर्फ नाम ले रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि वो सिर्फ नाम ले रहे हैं गांधी जी का, और गांधी जी के उसूलों पर चलने की बात में उनका यकीन नहीं है। गांधी जी का सबसे जो बुनियादी उनका था सर्वधर्म समभाव, यानी दुनिया में या हिंदुस्तान में जितने मज़ाहिब हैं, मज़हब के मानने वाले हैं, वो सबको एक साथ लेकर चलने में विश्वास करते थे। ये भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो ये सिर्फ नारा है, सबका साथ सबका विकास है, लेकिन आप देख रहे हैं कि मुल्क में लिंचिंग हो रही है, मॉब लिंचिंग हो रही है, गौ रक्षक के नाम पर असामाजिक तत्व जो है वो किस तरह से लोगों को की जानें ले रहे हैं। और ख़ास के आज की तारीख़ में इस मुल्क के अंदर जो दलित हैं, अक़लियत के लोग हैं, पिछड़े कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, वो सब खौफज़दा हैं, डरे हुए हैं। उनको लगता है कल क्या हो जाएगा उनके साथ, क्या वाक़या हो जाएगा। क्या लगता है कि अब यहाँ से मुस्तक़बिल की सियासत किस तरफ जाएगी? देखिए, अब ये 2019 का इलेक्शन बहुत ही क्रूशियल इलेक्शन है। ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके पहले वो भी है। और मेरा ख़्याल है कि अगर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और अब उसमें तेलंगाना भी आ गया, ये 4 सूबे ऐसे हैं जिनके नताइज वो बहुत ही अहमियत रखेंगे आगे की सियासत के लिए, यानी 2019 के लोकसभा के इलेक्शन के लिए। तो अगर इसमें अपोजिशन अच्छा करती है, कांग्रेस अच्छा करेगी, तो यकीनन 2019 में भी उसका असर पड़ेगा, आने वाले इलेक्शन में भी उसका असर पड़ेगा। एक बात तो साफ़ है कि पिछली बार जो बीजेपी की कामयाबी हुई या नरेंद्र मोदी जी की कामयाबी हुई, वो इसलिए हुई कि वोटों को कई हिस्सों में तकसीम हो गया। तो वो तो अभी भी ऐसा ही महसूस हो रहा है जैसे बहुजन समाज पार्टी को देखें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वगैरह में लेके, तो उनकी तरफ से जो इशारे मिल रहे हैं वो यकीनी तौर पर ये जाहिर कर रहे हैं कि, लेकिन हमको लगता है कि अवाम अब इस बात को समझ रहे हैं कि हमारा वोट अगर तकसीम होता है तो इससे बीजेपी जैसी फ़रक़ाप्रस्त जमात को तक़वियत मिलती है, ताकत मिलती है। तो आप एक सियासी लोगों के साफ वो भी तो अल्टरनेटिव नहीं दे रहे ना, मुतबादिल, कि आप जो है इनको नहीं इनको वोट दीजिए, क्योंकि आपके सामने तो कई कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं ना। वो सही है, लेकिन जैसा हम लोगों ने बिहार में देखा, जब इलेक्शन हुआ तो महागठबंधन और एनडीए यानी बीजेपी गठबंधन के बीच में लड़ाई हुई। बीच में जितनी भी पार्टियां खड़ी हुई, समाजवादी हो, बीएसपी हो या दूसरी पार्टियां हुई,
बहुत सारी पार्टियां खड़ी उनका हुई। वहाँ पे कोई अहमियत नहीं है। हाँ, तो वो कुछ कर नहीं पाए वो लोग। लेकिन तो अगर यही उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी अलग लड़े, समाजवादी पार्टी अलग लड़े, बिल्कुल। कांग्रेस अलग लड़े, तो वो वोट जरूर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, चाहे आवाम, आप कह दें चाहे आवाम जितने समझदार हैं। नहीं, जहाँ उनका असर है वहाँ तो वो करेंगे। तो इसी कोशिश यही होनी चाहिए कि किसी तरह से भी अपोजिशन के वोट का डिवीज़न नहीं हो, उसका तकसीम नहीं हो। तो आपने यही अगर वो सोच के, तकसीम हो गया, अब हम आ जाते हैं आज के दौर में, कि आपने क्या यही सोच के कि वोटों की तकसीम ना हो एनसीपी को खुदा हाफिज कहा है? नहीं, वो बात नहीं है। देखिए, हमारा तो एक जिसको कहते हैं कि ये नज़रिए की बात थी, क्योंकि पवार साहब का जो स्टेटमेंट आया रफ़ाल पे, राफेल के बारे में जो उनके ख्यालात थे, उसका फ़ायदा बीजेपी उठाना चाहती थी। और फ़ौरन उनके बयान के बाद अमित शाह जी का बयान आ गया, उनके बयान का इस्तक़बाल करते हुए, और उन्होंने ये भी सलाह दे दी कि राहुल गांधी जी को शरद पवार जी के बयान से या उनसे सीखने की ज़रूरत है, और मुल्क की जो अहमियत है वो पार्टी से ज़्यादा है। चलिए हम इसी सिलसिले को जारी रखेंगे। मालूम करना चाहेंगे कि इस पर आपकी पवार साहब से क्या बात हुई है कि नहीं हुई है। लौट कर आते हैं इस मुख्तसर वक्फे के बाद। ख़ास मुलाकात में आज हमारे दरमियान मौजूद हैं मोहतरम तारिक अनवर साहब, जो हिंदुस्तान में सियासी तौर पर मुसलमानों के कायद की हैसियत से एक बड़ा नाम है। तारिक साहब, जब आप बता रहे थे राफेल को लेकर, जिस तरह आपने एनसीपी को अलविदा कहा, तो पवार साहब के बयान को लेकर ही आपने कहा, लेकिन पवार साहब का उसके बाद बयान भी आ गया, उनकी बेटी सुप्रिया शुक्ला जी का भी बयान आया, उसके बाद दीगर लोगों का भी है, और यहाँ तक कि खड़गे साहब ने भी इस पर कहा कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की है, उन्होंने तो जेपीसी के लिए भी कहा है। तो नहीं, ठीक है, देखिए ऐसा है, नहीं, लोग ये कह रहे हैं कि आपको जाना था, आप मौके की तलाश में थे। नहीं, ऐसी बात ही, जाना था तो कोई हमको रोक के तो रखा हुआ नहीं था। 17-18 साल का साथ है, कोई वही कह रहे हैं कि किसी ने मुझे रोक के तो रखा नहीं था, बांध के तो रखा नहीं था। और सियासत में आप किसी को बांध भी नहीं सकते। अगर हमको किसी दिन जाना था तो हम कह के जा सकते थे पवार साहब को कि हम जा रहे हैं। तो कौमी तौर पर भी आप एक अपने आप को एक खबर बनाते, राफेल ऐसा था जो कौमी तौर पर इस वक्त अहमियत लिए हुए है। ऐसा है कि हमको ये महसूस हुआ, हालांकि हम ये कहते हैं कि अच्छी बात है कि पवार साहब का भी कंट्रडिक्शन आ गया, उसके बाद पार्टी की तरफ से भी कंट्रडिक्शन आया, लेकिन वो कंट्रडिक्शन अब आया जब हमारे बयान के बाद आया। अगर ये कंट्रडिक्शन पहले आ गया होता तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। तारिक साहब, इस तरह के हालात में ऐसा मुमकिन नहीं था कि आप एक बार पवार साहब को फ़ोन करके पूछ लेते कि सर आपने ये क्या कह दिया? ये हम मानते हैं कि हमारी वो कमी रही, और उसकी वजह ये रही कि हम उस वक्त अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में थे, कटिहार में, और अंदर बहुत इंटीरियर में, देहात में हम थे। वहीं हमको इस तरह की खबरें मिली। फिर हम वहाँ से लौट के जब शहर में आए कटिहार, तो वहाँ भी हमने मीडिया को देखा और अखबारों को देखा और लोगों से जानकारी ली। तो लोगों ने कहा, हमने कहा कि अब तक तो कंट्रडिक्शन आ गया होगा, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, अभी तक किसी का कंट्रडिक्शन नहीं आया। फिर हम 24 घंटे तक इंतज़ार किया हमने। 24 घंटे में जब कंट्रडिक्शन नहीं आया तो फिर हमको लगा कि अब हमको कोई फ़ैसला लेना चाहिए। उठकर तो आ गए तेरी बज़्म से, मगर ये दिल ही जानता है कि किस दिल से आए। सही बात। क्योंकि पवार साहब के साथ और एनसीपी के साथ 20 साल का मेरा ताल्लुक़, रिश्ता है, और उसको बनाने में, यहाँ तक पहुँचाने में कुछ ना कुछ मेरे भी खिदमात है। बहुत मुश्किल फ़ैसला था मेरे लिए। ये फैसला आपने सुना है कि महागठबंधन को मजबूत करने के लिए बिहार में लिया है, क्योंकि एनसीपी भी अगर वहाँ पर एक पार्टी होती तो शायद वोट की तकसीम हो जाती। नहीं, हम लोग तो गठबंधन में पहले भी थे, 2014 में भी हम गठबंधन में थे और अभी भी गठबंधन में ही रहते हैं। बिहार में देखिए, आप एनसीपी, हम अगर एनसीपी में भी रहते तो गठबंधन में रहते। हाँ, विधानसभा में हमारा गठबंधन नहीं हो पाया था, वो उसका नुकसान हमको हुआ, मैं इस बात को कबूल करता हूँ कि विधानसभा में उसमें दोनों तरफ से थोड़ी
अब आपके आ जाने के बाद तो एनसीपी सिर्फ महाराष्ट्र तक ही रहेगी, क्योंकि सगमा साहब का भी मामला वो ऐसे ही हाँ, है। ये बात भी सही है कि पहले सगमा जी थे तो नॉर्थ ईस्ट में हमारा प्रेजेंस था। आप लोगों को अमर अकबर एंथोनी भी कहा जाता था उस लिहाज से। और बिहार में भी, हालांकि देखिए हमारी पार्टी तो ऐसे इलेक्शन कमीशन के हिसाब से नेशनल पार्टी है, लेकिन नेशनल पार्टी का जो उसकी एक तस्वीर होती है और जो उसकी मौजूदगी हर जगह हर सूबे में होती है, वो नहीं हो पाई, हम उसको नहीं कर पाए उसमें। अब आप वापस नहीं जाएंगे? मेरा ख्याल है कि अब मुश्किल है, एक फ़ैसला लेने के बाद फिर उसकी वापसी मुश्किल है। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि मुल्क में कौन सा ऐसा लीडर आपको नज़र आता है जो आगे चलकर जो ऐसी ताकतें जो आपके हिसाब से मुल्क को ख़राब करने में लगी हुई हैं उनसे मुकाबला कर सकता है? देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ जमहूरियत है, और जमहूरियत में हमारे और आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। आवाम क्या चाहती है, आवाम का क्या फ़ैसला होता है, वो ज़्यादा अहम है। और हमको लगता है कि चूँकि कांग्रेस से सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है, अपोजिशन में सबसे बड़ी पार्टी वो है, उसकी मौजूदगी हर जगह है, और इसलिए आने वाले दिन में कांग्रेस ही अपोजिशन की एक तरह से रहनुमाई कर सकती है। तो हम क्या अपने नाज़रीन को बता दें कि तारिक अनवर साहब आइंदा कांग्रेस में नज़र आएंगे, ऐलान कर दें? नहीं, अभी तो नहीं कर सकते, चूँकि अभी हमने फ़ैसला लिया नहीं है। चूँकि ये एक बहुत अहम फ़ैसला हमने लिया और बहुत तकलीफ़देह फ़ैसला भी लिया, ये भी हम कह सकते हैं। लेकिन अब फ़ैसला जब मैंने ले लिया है तो मैं चाहूँगा कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से, अपने हमदर्दों से, सबसे बातचीत करने के बाद आगे क्या रास्ता अपनाना है वो हमको, सब लोगों को, आपको अपने साथ लेने के बाद ही हम कुछ करेंगे। बिहार में एक और उनकी राय लेने के बाद बिहार में एक नौजवान रहनुमा बहुत तेज़ी से उभर रहा है, तेजस्वी यादव, आरजेडी। वो पार्टी क्या आपको ज़्यादा पसंद नहीं आएगी? नहीं, आरजेडी जाहिर है महागठबंधन में तो वो रहेगी, और ये भी सही है कि बिहार में उसकी एक अहम भूमिका है। उनकी आज सबसे बड़ी पार्टी अब जो वहाँ है, नीतीश जी की पार्टी से भी बड़ी है वो, और बीजेपी से भी ज़्यादा उनके एमएलएज हैं। तो आज सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अभी विचार करना, अभी सोचना, अभी फ़ौरन कोई फ़ैसला लेना, ये मेरे लिए मुश्किल है। अब हम चाहेंगे कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से सबसे पहले उनको हम विश्वास में लें। कुछ लोग कहते हैं तारिक साहब, कटिहार उस तरीके से तरक्की नहीं कर पाया जिस तरह उसको करना चाहिए, क्योंकि आप मरकज़ी वजारत में भी रहे, कांग्रेस में भी बड़े रहनुमाओं के करीब रहे, तो कहाँ पे कुछ कमी रह गई है जिसे अब आप आइंदा पूरा करना चाहेंगे? देखिए, एक तो हम पिछले 15 साल से तो नीतीश कुमार हैं वहाँ, उसके पहले 15 साल लालू जी का ज़माना था, तो यानी यूँ कहिए कि 30 साल से वहाँ कांग्रेस की हुकूमत नहीं है, हम लोग अपोजिशन में हैं। और नेशनल लेवल पर भी सरकारें बदलती रहीं। उसके पहले 80 से लेकर 90 का जो दौर था, उसमें दिल्ली में भी हमारी सरकार थी और स्टेट में भी हमारे से, उस वक्त हम लोगों ने काफ़ी काम किया। चाहे आप रेलवे को ले लीजिए, पहले रेलवे की बड़ी लाइन हमारे यहाँ नहीं थी, ब्रॉड गेज नहीं थी। ब्रॉड गेज 180 किलोमीटर ब्रॉड गेज कटिहार टू बरौनी वो हमने कराया था। इंदिरा जी खुद गई थी उसका उद्घाटन करने के लिए, उसका इफ्तिताह करने के लिए। उसी तरह से नेशनल हाईवे हमारे यहाँ नहीं था, हमने 31-34 नेशनल हाईवे को जोड़ने का काम किया। केंद्रीय विद्यालय नहीं था, नवोदय विद्यालय नहीं था, हाई पावर ट्रांसमीटर हमने वहाँ करवाया। हमारे यहाँ एमए की पढ़ाई नहीं होती थी, वो हमने कराया। तो एक एक करके जितनी भी जो चीज़ें थी वो हम लोगों ने करने की कोशिश की है। आप मुतमईन हैं कि आपने कटिहार के आवाम को वो वापस किया जो उन्होंने आपको दिल्ली भेज के आपको? नहीं, मुतमईन तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारा एक दूसरा ख्वाब था कि कटिहार को एक मॉडल ज़िला बनाया जाए, एक ऐसा ज़िला बने कि जिसका लोग उदाहरण दें, एग्ज़ाम्पल दें कि भाई अगर तरक्की देखनी है तो जाके कटिहार में देखो। हमारा वो मकसद था। तो अब आपका 2019 जीतना ज़रूरी है ताकि फिर आप कटिहार के लिए काम कर सकें? बिल्कुल, मेरा मानना है कि अगर वहाँ के लोगों ने फिर दोबारा मुझे मौका दिया तो लगातार हमारी कोशिश रहती है और आगे भी रहेगी कि ख़ासकर बड़े ऐसी योजनाएं जो पूरे कटिहार
के विकास के लिए, वहाँ की तरक्की के लिए अहमियत रखते हों, ऐसी योजनाओं को ले जाने का काम। बस आखिर में, क्योंकि वक्त हमारा ख़त्म हो रहा है, राहुल गांधी कैसे रहनुमा है? क्या मुल्क को की रहनुमाई? मेरा ख्याल है कि राहुल गांधी नौजवान है और उनमें काम करने की बहुत ज़िल है। और सबसे बड़ी बात यह है, हम तारीफ़ करेंगे उस फैमिली की, और सोनिया जी की भी तारीफ़ करेंगे कि उनके घर में 2 लोग शहीद हुए। इंदिरा जी शहीद हुई, राजीव जी शहीद, आतंकवाद के शिकार हुए वो। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने राहुल गांधी को एक तरह से मुल्क की सियासत में और मुल्क की खिदमत में लगाने का काम किया है। अगर उनकी क़यादत में आपको काम करने का मौका मिले तो करेंगे? मेरा ख्याल है कि मुझे कोई इतराज़ नहीं होगा, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि आने वाले मुस्तक़बिल में, लोग कहते हैं कि गांधी नेहरू फैमिली जो है वही हुकूमत करेगी। मैं उसको नहीं मानता हूँ। जब तक अवाम उनको अपना आशीर्वाद नहीं देगी या उनको अपना सपोर्ट नहीं देगी, तब तक ये मुमकिन नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब। तारिक साहब ने एक जो ढके छुपे लफ्ज़ों में एक इकरार कर ही लिया है कि आइंदा वो कहाँ नज़र आएंगे, लेकिन उनको ये ऐलान जो है अपने कटिहार के जो आवाम है उनसे मिलने के बाद करना होगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। और तारिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका।